तो आज हम पेपर 1 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये सभी पूरे अलजेब्रा का बेसिक है और यही हमारा आगे चल के लीनियर अलजेब्रा का भी बेस यही बनेगा, रैखिक बीजगणित का। ठीक है, तो जो भी कुछ है वो यही अलजेब्रा है जो आगे इस साल भी काम आएगा, अगले साल भी आएगा, आगे भी आएगा, पीछे जो कुछ पढ़ के आए वो भी सब इसी के अंदर। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले 2-3 चीजें समझ लो। ऑपरेशंस, संक्रिया या ठीक है, ऑपरेशंस हम करते हैं, जो भी ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। तो नॉर्मली अभी तक हमने गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी की है मैथमेटिकल ऑपरेशन? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, पावर में वैल्यू सॉल्व की है, और हमने डिफरेंशियल भी किया है, इंटीग्रेशन भी किया है। ठीक है, ये मोटे तौर पर हमने ये वाले सारे ऑपरेशंस पढ़े। ठीक है, अब इनमें से हर एक ऑपरेशन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रही है। भाई प्लस है तो इसको 2 वैल्यू चाहिए, है ना भाई। अगर इसमें एक वैल्यू 2 है और दूसरी वैल्यू 3 है तभी ये सॉल्व कर पाएगा, तब ये आंसर देगा 5। अगर आपने इसको केवल एक ही वैल्यू दे दी 3 और पहली वैल्यू नहीं दी, आंसर ये कुछ भी नहीं देगा, ये मतलब मिसिंग भी रहेगा। ठीक है, इसको क्या आंसर दे, प्रोसेस ही नहीं हो सकती। क्यों? इस प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए 2 वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। जब तक 2 वैल्यू नहीं दी जाएंगी तब तक ये प्रोसेस चालू नहीं होगी, तब तक आंसर नहीं आएगा। ऐसे माइनस के साथ भी यही है, मल्टीप्लाई में भी, डिवाइड में भी, पावर है। इसके अलावा हमारा डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल को एक फंक्शन चाहिए। जब तक फंक्शन नहीं दोगे तब तक ये कोई आंसर ही नहीं देगा। ऐसे इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो गणितीय संक्रियाएं हैं, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। और जो भी हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो भी आपके जो नंबर आ रहे हैं, नंबर है, फंक्शंस हैं, या आपके मैट्रिसी हैं, जो भी आपके आव्यूह है, ये सारे के सारे नंबर्स किसी ना किसी सेट में से ही आते हैं। कहीं ना कहीं तो बिलोंग करते हैं किसी न किसी क्षेत्र, मतलब एक समुच्चय में तो होंगे ही। बिना किसी सेट में से तो हम पिक नहीं कर सकते ना। भाई आपको एक नंबर आपने उठाया x, तो वो कोई ना कोई नंबर तो होगा ना, नेचुरल नंबर होगा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कहीं से तो आप लेंगे उस नंबर को। ऐसा तो नहीं कि आपने नंबर बोला, वो नंबर मतलब पहले आपको बताना पड़ेगा ये नंबर कहाँ से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेट मेरा जरूर होगा जिसमें से मैं नंबर सेट उठा रहा हूँ, और उन नंबर्स के ऊपर फिर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो है मेरे पास सेट, जिसको हम समुच्चय बोलते हैं, और सेट के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं सेट थ्योरी। तो सेट हम पढ़ चुके हैं, इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, और दूसरा, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही, पहली क्लास से ही हम ऑपरेशन पढ़ते आ रहे हैं, संक्रिया, तो इसके भी ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस अब हम इन दोनों को मिला करके जो प्रॉपर्टीज बनती हैं, जो चीजें हमारी क्रिएट होती हैं, जो सब चीजों को बेस यही है कि आपने स्टार्टिंग से चीजें पढ़ी, इन्हीं के बेस पर हम बहुत सारी चीजें डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्वि आधारी संक्रिया। तो द्वि आधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन मतलब ऐसा एक ऑपरेशन, अब ये ऑपरेशन कोई जरूर थोड़ी प्लस हो माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, ये ऑपरेशन कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि प्लस होगा माइनस होगा। तो अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं, सारे ऑपरेशन कोई से भी हो सकते हैं, सभी ऑपरेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो अब मैं इनको नोटेशन हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, सारे ऑपरेशन को एक कॉमन सिंबल दे देते हैं। मान लीजिए स्टार मैंने बोला, तो स्टार ऑपरेशन मेरा कॉमन हो गया इसके अंदर। अब इसकी डेफिनेशन मैं दे दूंगा इसको, भाई इसकी डेफिनेशन जो होगी वो हम समझ लेंगे क्या डेफिनेशन दी जाए। ठीक है, या मैंने बोला ओ ऑपरेशन है मेरा, तो ओ ऑपरेशन की वैल्यू जैसे आपको प्लस में समझाई थी ना बचपन में, कि प्लस का मतलब बेटा क्या होता है, कि भाई 3 + 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 बार 3 लिखो, फिर आप 2 लिखो, काउंट करो,
5 आंसर आता है। तो वैसे ही ऐसा है कि अब आपको समझा, ऑपरेशन जो दिया गया है वो जनरलाइज कर दिया हमने, स्टार लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, कोई और फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिखोगे उसकी पर्टिकुलर एक डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी कि इसका मीनिंग क्या है, इसका भी मीनिंग बताना पड़ेगा, ये कर क्या रहा है। और द्विआधारी का मतलब है दो वैल्यू, कि इसकी रिक्वायरमेंट टू वैल्यूज है, ये दो वैल्यू लेगा, दो मान लेगा, जैसे एक ए हो गया दूसरा बी हो गया, दोनों को सॉल्व करके मुझे कोई तीसरा आंसर ये बना के देगा, ठीक है। या ए ओ बी लिख रहा हूं तो ये सॉल्व करके कोई तीसरी वैल्यू देगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हम डिसाइड कर लेंगे। मान लो हो सकता है कि मैंने बोला कि ए स्टार बी का मतलब HCF हो गया ए और बी का, या ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी भी हो सकता है, ए स्टार बी का मतलब मान लो ए प्लस बी माइनस ए बी, मैं मतलब हमारी मर्जी है क्या डिफाइन करना है, कैसे उस तरीके से डिफाइन है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम अपनी सिचुएशन वाइज उसको डिफाइन कर लेंगे। तो अभी हम जनरलाइज लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर यही रहेगा फिक्स है, जैसे प्लस का मतलब फिक्स है, माइनस का मतलब फिक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब आपके लिए फिक्स है। अब आपके पास वो आपको समझाया गया इसलिए फिक्स है ना, इसका मीनिंग आपको बताया आपके टीचर ने तभी आपको पता है, ठीक है। अब आप सब चीजें भूल जाओ, अभी हर एक नंबर का, हर एक सिंबल का हम मीनिंग दोबारा अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी का मतलब है ए की पावर बी, ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन अब आप दोबारा से भी दे सकते हैं। अब मेरे लिए ये सब कुछ केवल एक सिंबल है और इसका काम है ऑपरेट करना, ठीक है, ठीक है, ऑपरेट करना, संक्रिया लगाना, और ये दो वैल्यू लेता है। तो कोई भी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर, इसकी हम बात कर रहे हैं मतलब कि संकारक की, कोई भी संकारक, कोई भी ऑपरेटर अगर दो वैल्यू लेकर के आंसर देता है तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, द्विआधारी संकारक, ठीक है। और ऐसा ऑपरेशन कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। तो इसको दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैंने कहा था वैल्यू आएगी कहां से, सेट में से। तो मान लो मेरे पास सेट है ए, तो मेरे पास पहली वैल्यू भी सेट ए में से आएगी, दूसरी वैल्यू भी सेट ए में से आएगी, दोनों वैल्यू, ठीक है। तो दोनों वैल्यू का पेयर सॉल्व होगा तब मुझे आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू सेट ए में से आएगी, तो कहां से उठाएंगे, ए क्रॉस ए से। तो पेयरिंग हम कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस ए, आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, तो नहीं पढ़ा है तो 9th 10th 11th 12th की बुक उठाना, सेट थ्योरी दोबारा पढ़ना, ये आपका काम है, सेट थ्योरी दोबारा से नहीं पढ़ाना है, तो आपको पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, ठीक है। जब दो एलिमेंट आप एक ही साइड से उठाओगे तो ए क्रॉस ए टाइप का ये पेयर बनेगा मेरा, पहला एलिमेंट भी ऐसे आएगा, दूसरा एलिमेंट भी ऐसे आएगा। तो इस टाइप के सेट में से हम एलिमेंट उठा रहे हैं और इनको हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास मान लो ओ मेरा ऑपरेशन है, संक्रिया है, ये दो वैल्यू लेता है, दोनों ए सेट में से आती है, और जो आंसर है वो मेरे को ए सेट में ही मिलता है। तो मैं इस टाइप से लिखूंगा कि मेरा ओ ऑपरेशन दो वैल्यू लेगा और आंसर जो आएगा सी, मान लो सी आ रहा है, तो ए और बी भी ए में से आ रहे हैं, और जो आंसर आ रहा है वो भी ए में से मिलेगा, यानी कि मेरा पहली वैल्यू ए में से, दूसरी वैल्यू ए में से, दोनों को सॉल्व किया ऑपरेटर के थ्रू, और जो आंसर आया वो भी मुझे उसी सेट में मिलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है, कहां तक आ रहा है, इंफिनिटी तक। अब मैंने दो एलिमेंट उठाए, कोई भी दो वैल्यू, मान लो 5 और 2, ठीक है, और मैंने ऑपरेशन लिया है, मैंने जो संक्रिया है वो मैंने ले रखी प्लस, ठीक है। तो मैं 5 + 2 करता हूँ, तो 5 + 2 करने पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, 7, और 7 मुझे वापस किसमें मिलेगा, नेचुरल नंबर भी मिलेगा, वास्तविक संख्या इसमें ही मिलेगा मुझे, प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। तो नेचुरल नंबर का ही मुझे एलिमेंट मिल गया जी। इसका मतलब आपने जो एलिमेंट उठाया था प्लस करने पे ऑपरेशन ने नया नंबर तो दिया, लेकिन मिला आपको वापस उसी सेट में, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड पहले करना पड़ेगा कहां से वैल्यू उठा रहे हैं, कहां मुझे आंसर मिलेगा, और ये ऑपरेटर क्या काम करता है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम एक संरचना बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि मेरा जो सेट है और जो ऑपरेशन है, ऑपरेटर, समुच्चय और संकारक, दोनों मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है।
और एक से ज्यादा संकारक भी हो सकते हैं, एक ही नहीं, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। सेट तो आपका एक ही होगा, एक। तो जो भी आप सेट ले रहे हैं उसके साथ संकारक जोड़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर तैयार होगा ये, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को नॉर्मली क्या बोलते हैं, संरचना। और ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और कब कहेंगे, जब आप इसमें से सेट में से दो वैल्यू उठाएंगे, ऑपरेटर करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट में होगा, सेम सेट में, ठीक है। जब वो वापस आपको उसी सेट में मिलेगा, तभी आप उसे बोलेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि बीजीय संरचना। तो बीजीय संरचना यानी कि आपका जो बाइनरी ऑपरेटर जो ले रहे हो आप, बाइनरी ऑपरेटर तभी बनता है जब वो दो वैल्यू जिस सेट में से लेगा आंसर भी उसी सेट में देता है, तभी हम उसे बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर भी तभी बनेगा। इसलिए अगर ये कंडीशन बनती है और तो इन दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो बीजीय संरचना बनेगी, ठीक है, उसका नाम आपको याद रखना है कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम बोलते हैं बीजीय संरचना। इसके लिए एक साइड चाहिए, एक आपको एक साइड चाहिए, एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर चाहिए, और ये जो ऑपरेटर जो है एलिमेंट उठाएगा, अवयव उठाएगा सेट में से, समुच्चय में से, सॉल्व करके आंसर भी उसी सेट में देगा, तभी हम इसको बीजीय संरचना बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉमन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। जैसे कुछ कॉमन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे नॉर्मली मैं सेट ले लेता हूँ नेचुरल नंबर का और प्लस ले लेता हूँ, तो आप कोई भी दो नंबर आप उठा लीजिए, ए और बी, नेचुरल नंबर से वास्तविक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, एन का मतलब पता है ना, ये तो पता होगा, नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। पहले समझ लो क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस पे तो बाद में आएंगे, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो हम ले रहे हैं, तो ए बी एन से लिया, प्लस करेंगे तो मुझे पता है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होती है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर दोनों को प्लस करें तो ऑपरेटर का काम क्या है कि वो वैल्यू जो मिलेगी मुझे उसी साइड से मिलेगी। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये बीजीय संरचना का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नेचुरल नंबर को अगर माइनस के साथ लेता हूं मान लो, तो ये बीजीय संरचना नहीं है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं 2 लेता हूं और 1 लेता हूं, 2 में से -1 करूंगा तो ठीक है, मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 - 2 कर दूं, तब -1 आपको प्राकृत संख्याओं में नहीं मिलेगा, नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं होगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है नेचुरल नंबर में नहीं मिल रही ना, यानी कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये बीजीय संरचना नहीं बनती है। अगर बीजीय संरचना होती, अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता, तब कोई भी एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर है, कोई भी दो वैल्यू उठाओ, सॉल्व करो ऑपरेटर पे, और आंसर आपको उसी सेट में मिलना चाहिए। एक भी अगर नहीं मिला तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, फिर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं, बीजीय संरचना नहीं बनती है। आर प्लस देख लो, रियल नंबर प्लस पे, तो वास्तविक संख्या मालूम है ना, रियल नंबर का जो सेट होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें जितने भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर रियल नंबर है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैंने कोई भी दो नंबर लिए ए और बी, दोनों को मैं प्लस करता हूँ, और ए और बी मेरा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, प्लस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो भी वास्तविक होगा, रियल नंबर ही रहेगा। यानी कि ये मेरा एक स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा कोई मेरे पास नंबर नहीं है जिनको मैं प्लस करने पर आंसर मेरे को इमेजिनरी मिल जाए, काल्पनिक मिल जाए, ठीक है, इसके बाहर चले जाए। ऐसे ही आर मल्टीप्लाई पे भी बना सकते हैं कि आपने दो नंबर लिए, मल्टीप्लाई किया, आंसर भी आपको इसी में मिलेगा। नेचुरल नंबर पे भी आप मल्टीप्लाई में बना सकते हो कि आपने कोई भी दो नंबर उठाओ, मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा, प्राकृत संख्या ही रहेगी, ठीक है। तो ऑपरेटर आपका मल्टीप्लाई है, सेट आपका एन है, कोई भी दो नंबर उठाया, सॉल्व करके देखा, आंसर उसी में मिल रहा है, तो ये स्ट्रक्चर है, ये संरचना है बीजीय, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आर मेरा प्लस पे भी स्ट्रक्चर बन रहा है, मल्टीप्लाई पे भी बन रहा है,
तो मैं इसको कंबाइंडली ऐसा भी लिख सकता हूँ, दो दो ऑपरेशन के। ये भी स्ट्रक्चर है, जरूरी नहीं कि एक ही ऑपरेशन लिखा जाए, एक से ज्यादा ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा संक्रिया भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो हम अपनी आज की पहली डेफिनेशन समझ लेते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन हमारी। ठीक है, तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहली जो डेफिनेशन वो है ग्रुप। सबसे बेसिक डेफिनेशन, हिंदी में बोलते हैं समूह। मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ, लिखने का काम अभी नहीं, आज केवल समझने का काम है। जितना समझा रहा हूँ बुक में से आप समझिए, और आपको लिखने वाला काम हो जाएगा, तो बात का काम है, पहले आप समझिए। तो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, समूह की। तो सबसे पहले मैं एक सेट ले रहा हूँ जी नाम का। इस सेट को मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रुप है। ठीक है, समूह है, और हमारे पास जो भी हम नाम देंगे, ये जो लेबल किया हमने, जो नाम दिया है, नेम जो लेबल किया है, वो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर होती है, ध्यान रखिए। बिना किसी प्रॉपर्टी के हम यूं ही किसी का नामकरण नहीं कर देते, ये नहीं है उठा करके हमारी मर्जी आई सपने में भगवान ने बोला हम वही नाम दे देंगे, ऐसा नहीं होता। हमने उसको कोई नाम दिया है तो उसका कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई रूल होगा। तो उस नाम के पीछे का रूल समझना है बस हमें, कि इसको ग्रुप क्यों बोले। आपने बोल दिया इसको ग्रुप बोल रहे हैं, कि ग्रुप क्यों बोले, उसके पीछे प्रॉपर्टी। तो हम जो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो मेन है कि अगर एक सेट जी है, इसको मैं ग्रुप बोल रहा हूं, तो इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसके पास 4 नियम होने चाहिए। अगर इन चारों नियमों का ये पालन करता है, ये 4 रूल्स अगर फॉलो करेगा, तभी हम इसको ग्रुप बोलेंगे, समूह बोलेंगे। अदरवाइज इसको ग्रुप नहीं बोला जाएगा। ठीक है, एक बात। अब वो 4 नियम कौन कौन से हैं, पहले नाम बता देते हैं, फिर उनकी डिटेल करते हैं। पहला रूल है क्लोजर लॉ, क्लोजर एक्सियम, जिसे बोलते हैं संवरक नियम या संवरक अभिग्रहित। दूसरा जो नियम है वो है साहचर्य का अभिग्रहित, यानी कि एसोसिएटिव, एसोसिएटिव एक्सियम। तीसरा जो नियम है वो है आइडेंटिटी एक्सियम। तत्समक अभिग्रहित। और चौथा जो नंबर है वो है इनवर्स एक्सियम। प्रतिलोम अभिग्रहित। ठीक है, अगर कोई सेट मैं जो ले रहा हूं, ये एक समुच्चय है, ध्यान रखिएगा। सेट तो ये पहले से है, जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं। सेट तो ये पहले से है, अब इसको हम नाम दे रहे हैं ग्रुप, यानी कि सेट के साथ कुछ प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं। ठीक है, और इस सेट के साथ एक ऑपरेशन को कंबाइंड कर रहे हैं। ऑपरेशन को अभी मैं बोल रहा हूँ स्टार। स्टार ऑपरेशन के ऊपर ये 4 प्रॉपर्टी हम बताएंगे। अगर ये चारों प्रॉपर्टी अगर जी सेट फॉलो करेगा, तो इसको हम बोल रहे हैं ग्रुप। तो ग्रुप बोलने का कारण है कि इसके पास ये 4 नियम है। कौन कौन से नियम है, ये नाम याद कर लो, स्टार्टिंग से लेकर एंड आपको 3rd ईयर तक चलेंगे ये। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, संवरक, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम। ठीक है, अगर ये 4 नियम अगर हैं तो इसको हम ग्रुप बोलेंगे, नहीं है तो ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इन 4 नियम का मतलब क्या है वो समझते हैं। पहला नियम क्लोजर, संवरक की बात कर रहे हैं। तो संवरक के लिए सेट आपके पास जी है, और हम ऑपरेशन हमने ले रखा है स्टार। ठीक है, ऑपरेशन जो है हमारा संक्रिया वो स्टार है, और जी हमारा सेट है। तो हम सेट जी में से 2 एलिमेंट हमने चूज किए, 2 अवयव हमने उठाए, कोई भी 2 वैल्यू, एक ए ले ली एक बी ले ली, और दोनों को हमने सॉल्व किया, जो भी ऑपरेशन आपने डिफाइन कर रखा उससे। अब हमें समझ में आ गया कि सारे के सारे ऑपरेशन तो एक जनरल फॉर्म में लिखा है स्टार, और इसकी मीनिंग आपको आप दे सकते हो जैसे आपको डिफाइन करना है। अगर ये सॉल्व करने पर वापस वैल्यू सेट जी में मिल जाए, मतलब जहां से एलिमेंट उठाए थे सॉल्व करके वापस मुझे वैल्यू उसी सेट के अंदर मिला, मतलब मैं सेट जी में से 2 एलिमेंट उठा के लाया,
दोनों को सॉल्व किया तो तीसरी वैल्यू मुझे इसी में मिल जाती है जो इसके बराबर है ना। तो इस प्रॉपर्टी को ये प्रत्येक के लिए हो रहा है, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, ऐसा नहीं कि भाई आपने सब एक दो के लिए, सब के लिए जितने भी एलिमेंट जी के अंदर कोई भी दो वैल्यू उठाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर जी में मिलता है, तो इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड, यानी कि संवरक, क्लोजर, इस नियम को। दूसरा नियम है आपका एसोसिएटिव साचर्य। यहां पर आप तीन वैल्यू उठाते हैं जी में से, जी में से मैंने तीन वैल्यू चूज करी, अब तीनों को मैं सॉल्व करूंगा स्टार से, लेकिन मेरा जो स्टार ऑपरेशन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको दो वैल्यू चाहिए होती है, ये बाइनरी है, द्वि आधारी है, तो एक साथ तीन वैल्यू सॉल्व नहीं करेगा, ये एक बार में दो ही वैल्यू सॉल्व करेगा। अब दो वैल्यू कौन सी, या तो ए बी को पहले सॉल्व करा लो, या बी और सी को पहले सॉल्व करा लो, बाद में जो आंसर आएगा उसके साथ ए को सॉल्व करा लो। दो तरीके हैं मेरे पास, मैं तीनों वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन बाइनरी की वजह से मैं एक बार में दो ही वैल्यू सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूं और मेरा जो आंसर है कैसा है, सेम आ जाए, ठीक है, सेम आता है, दोनों वैल्यू बराबर है, किसी भी तरीके से आप सॉल्व करो आंसर आपका यही रहता है। तो इस नियम को बोलते हो साचर्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव लॉ। और ऐसा सारे कोई भी तीन एलिमेंट उठाओगे उनके लिए अप्लाई होगा, कोई भी तीन वैल्यू। तीसरी चीज होती है आइडेंटिटी एक्सियम, यानी कि तत्समक। आइडेंटिटी, इसमें एक एलिमेंट होगा जी में, जी में एक एलिमेंट, आइडेंटिटी को मैं ई नाम दे रहा हूं, ई नाम का एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू आप उठाते हो, कोई भी, और उस वैल्यू को ई के साथ सॉल्व करते हो, या ई को उस वैल्यू के साथ सॉल्व करो, तो आंसर वापस आपको ए मिल जाए। जैसे मान लीजिए रियल नंबर में प्लस पे डिफाइन किया है, तो जी की जगह आपका आर हो गया और प्लस आपका स्टार की जगह हो गया। अब मेरे को पता है भाई प्लस में मैंने कोई वैल्यू उठाई, यहाँ पे मान लो 1 आर में से, और एक वैल्यू मैंने उठाई 0, और 1 + 0 करूंगा या 0 + 1 करूं, तो मेरा आंसर हमेशा क्या रहेगा 1। और इस 0 के साथ आप किसी को भी ऐड करो, आंसर आपको वही नंबर मिलता है। तो ऐसे जो नंबर होता है, ऐसा जो एलिमेंट है, ऐसा जो अवयव है, इस एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। और जो हमारे सीबीएसई से पढ़ के आए 12th क्लास में, उनको पता होगा कि आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा है वाला प्रॉपर, ठीक है, इस चैप्टर को आपने पढ़ा हुआ है, इसके बाद का पार्ट हम वहां से स्टार्ट करें जहां पर आपने एंड किया था 12th में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है ये वैल्यू जो किसी के साथ भी सॉल्व करने पर अपनी पहचान नहीं बदलता, उसके जैसा बन जाता है, जिसके साथ सॉल्व करो उसके जैसा बन जाएगा, वो अपनी पहचान नहीं बदलेगा, ठीक है। या दूसरे की पहचान नहीं बदलता, अपनी पहचान भी उसी के द्वारा मतलब ले लेता है सेम टू सेम। तो ऐसे एलिमेंट ई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी तत्समक। और इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई पर डिफाइन करो, तो यहाँ पर मैं किसी भी नंबर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वापस आंसर वही मिल जाता है ना, ऑपरेशन में मल्टीप्लाई लगाता हूँ तो, या 1 का मल्टीप्लाई में ऐसे करूँ तब भी मुझे वही नंबर मिलेगा। तो 1 मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो ऑपरेशन वाइज चेंज होगी, ऑपरेशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। तो तीसरी जो आपकी प्रॉपर्टी वो आइडेंटिटी तत्समक है। और चौथी प्रॉपर्टी वो है इनवर्स, प्रतिलोम। मतलब एक एलिमेंट मैंने उठाया ए और दूसरा एलिमेंट उठाया मैंने बी, अब मैं बोल रहा हूं कि ए जो है वो इनवर्स है बी का, ए बी का प्रतिलोम है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों को सॉल्व करने पर आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तत्समक मिलना चाहिए। जैसे आर प्लस में मैंने एक एलिमेंट उठाया ए और दूसरा उठाया मैंने बी, दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आइडेंटिटी मतलब कि 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, जब मैं 2 का प्लस -2 से करता हूँ, 3 का प्लस -3 से करूंगा, -1/2 का एडिशन 1/2 से करूं, तो मेरा आंसर वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब कि 3 का जो उल्टा जो इनवर्स है वो -3 है, -1/2 का इनवर्स 1/2 है, 1/2 का उल्टा -1/2, 2 का इनवर्स -2, -2 का इनवर्स 2।
तो एक दूसरे के अपोजिट है। और कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने पे आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तत्समक आना चाहिए। अगर तत्समक अभी मिल रहा है सॉल्व करने पे, दो नंबर जिन्हें आप सॉल्व करने पर आइडेंटिटी निकाल पा रहे हो, तत्समक बना पा रहे हो, तो इसका मतलब दोनों ही नंबर एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, मतलब ऐसा लिखते थे ना ए इनवर्स, ऐसा लिखते थे हम ए इनवर्स, तो वो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए का इनवर्स ऐसा, और दोनों को सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी। तो बी की वैल्यू मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए का इनवर्स प्रतिलोम। ये नोटेशन इसका मतलब 1/a मत समझ लेना। अभी यहाँ पे वो पुराने सारे नियम जो आपको बता दिए गए हैं वो केवल आपको समझाए हैं कि ऐसा होता है, आपने ना पूछा है कि ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, ये केवल नोटेशन है। कहानी बस इतनी सी कि सब केवल सिंबल है, नोटेशन है, उनकी मीनिंग हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं जो -1 लिख रहा हूँ पावर में, इसका मतलब 1/a बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि ए का इनवर्स, ए का प्रतिलोम यानी कि ए का इनवर्स ए के साथ सॉल्व किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी देगा, या ए का इनवर्स को ए के साथ सॉल्व करें तब भी आंसर मुझे आइडेंटिटी तत्समक मिलता है। तो ये जो 4 नियम है, अगर ये चारों नियमों का पालन कोई सेट करता है तो उस सेट को हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे हम एक दो सेट ले लेते जो समझने के लिए। जैसे मैंने बोला R प्लस, तो पहला नियम, कोई भी दो नंबर आप उठाओगे रियल वास्तविक संख्या, दोनों को प्लस करोगे, आंसर आपको वास्तविक ही मिलेगा, रियल ही मिलेगा। कोई भी दो नंबर आपकी नजर में, आप किसी भी दो नंबर को उठाते हो जो रियल है, प्लस करोगे आंसर रियल नंबर मिलेगा। पहला नियम तो इसमें लागू हो ही रहा है। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी करो या ए प्लस बी प्लस सी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आंसर सेम आता है, हमें पता है ऐसा, ये हमें मालूम है, चाहे कैसे भी सॉल्व करें आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो दूसरा नियम तो लग ही रहा है। तीसरा, इसमें जीरो नाम का एलिमेंट मिलता है जिसको हम सॉल्व करते हैं किसी भी नंबर के साथ, आर के कोई भी वैल्यू आप उठाओ, √2 उठा लो आर में से, तो √2 + 0 करोगे फिर से √2 मिल जाएगा, है ना, या 0 + a लिखोगे तब भी आपको वही नंबर वापस मिलेगा। तो ऐसा सभी के साथ होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो नंबर कुछ और देते। तो जीरो के साथ सबके साथ व्यवहार ठीक है, जीरो जो है सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, वही आंसर दे देता है जिसके साथ भी जाता है। ठीक है, एडिशन का। चौथा चीज, ए के साथ हम -a करेंगे प्लस, तो आंसर मुझे आइडेंटिटी यानी कि 0 मिलेगा, या -a के साथ a प्लस करेंगे तब भी मुझे आइडेंटिटी मिलता है। तो ये इनवर्स भी फॉलो होता है, तो प्रतिलोम भी बन रहा है। तो जब चारों नियम बन रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये जो सेट है R प्लस, ये मेरा ग्रुप है, ये जो है ये एक समूह है। ठीक है, तो ये तो हमारी डेफिनेशन ग्रुप की। इसमें एक रूल और लगा देता हूं मैं, पांचवा, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव यानी कि साचर्य और क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव, कि आप ए को बी में प्लस करो या बी में ए प्लस करो, बात आपका बराबर है, यानी कि ए के साथ बी को सॉल्व करो या बी के साथ आप ए को सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। तो इस रूल को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं कोई भी दो नंबर प्लस करता हूँ किसी भी तरीके से, तो आंसर मेरे को दोनों में एक ही मिलेगा। तो ये पांचवा नियम भी लग रहा है। अगर पांचवा नियम भी लगता है तो इसके साथ एक नाम और जोड़ना पड़ेगा, वो है अबेलियन, आबेली। तो ग्रुप नाम के साथ 4 प्रॉपर्टी, अबेलियन ग्रुप बोल दिया मैंने, तो आबेली समूह बोला तो एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाएगी, कम्यूटेटिव। तो 5 नियम मतलब अबेलियन ग्रुप बन रहा है, 4 नियम मतलब ग्रुप बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है रूल, कि कितने रूल से क्या नाम बनता है। तो जो भी सेट होगा, सेट होगा, एक ऑपरेशन होगा और कुछ रूल्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 उसी ऑर्डर में बात करें जिसमें मैंने समझाया है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे रूल लग जाए, हो सकता है केवल एक ही नियम लग रहा है, हो सकता है केवल एक ही नियम लग रहा है। ठीक है, हो सकता है 2 रूल लग जाए, हो सकता है 3 लग जाए, या 4 लग जाए, या 5 लग जाए। अगर एक रूल लग रहा है तब इसका नाम हो जाएगा ग्रुपॉइड। नाम जो है रूल के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा, ग्रुपॉइड।
समूहाभ, अगर दो रूल लग रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। दो ही नियम लग रहे हैं तो कहलाता है अर्ध समूह। और अगर तीन रूल बन जाए, दो नहीं तीन, ठीक है, तो तीन रूल बन रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो कहलाता है मोनोइड। मोनोइड। और चारों रूल लग रहे हैं तो नाम पता ही है, ग्रुप। और पांचों रूल लग जाते हैं, ऑल फाइव, तो कहलाता है अबेलियन ग्रुप। सेट वही है, ऑपरेशन वही है, बस आपको ये समझना है कि कितने नियम इसमें अप्लाई हो रहे हैं, किसमें नहीं हो रहे हैं। जितने नियम होंगे उस हिसाब से इसका नाम रहेगा। अगर ग्रुपवाइड बोल रहे हैं, समूहाप बोल रहे हैं, तो एक ही नियम लग रहा है, पहला कौन सा, संवरक, क्लोजर। दो नियम लग रहे हैं, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, संवरक और साचर है तो सेमी ग्रुप। तीन बन रहे हैं तो मोनोइड, चार है तो ग्रुप, पांच है तो अबेलियन ग्रुप। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन आपकी एक ही लिखवाऊंगा मैं, जो नाम बोले उतनी प्रॉपर्टी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।